इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश का शासन रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेर, पांड्य और चोल वंश के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी अच्छे तरीक़ा से इससे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं एग्ज़ामों में, तो इसको हम आराम से कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए संगम काल पढ़ना है इसमें, तो सबसे पहले संगम काल को पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण के कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए और इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहते हैं। तो संगम किसे कहते हैं यहाँ पे समझ लीजिए कि 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण के कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए थे और इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई और इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बताया गया है कि इतिहास में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। तो इतिहास में कितने संगमों का वर्णन मिलता है, तो 3 संगमों का वर्णन मिलता है। प्रथम संगम यहाँ देखिए, यह दक्षिणी मदुरा में हुआ था। तो प्रथम संगम कहाँ हुआ था, दक्षिणी मदुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया था। तो प्रथम संगम में कितने राजाओं ने भाग लिया था, तो 89 राजाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में दक्षिण मदुरा जलमग्न हो गया है, जिस कारण इस संगम में लिखे गए साहित्य की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलता। तो वर्तमान में जो दक्षिणी मदुर है वो जलमग्न हो गया है, जिसके कारण संगम में लिखे गए साहित्य का कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट देखिए द्वितीय संगम, क्या पढ़ना है, द्वितीय संगम। तो देखिए यह कपाटपुरम जिसको अलैव में हुआ था। तो द्वितीय संगम कहाँ हुआ था, कपाटपुरम या अलैव में हुआ था। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की, किंतु बाद में तोलकपियर ने किया। देखिए प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता, द्वितीय संगम का अध्यक्षता किसने किया, अगस्त ऋषि ने किया, लेकिन बाद में तोलकपियर ने किया था। इस सम्मेलन में तोलकपियर ने तोलकपियम नामक तमिल साहित्य की रचना किया। देखिए इस सम्मेलन में यानी द्वितीय संगम सम्मेलन में तोलकपियर ने तोलकपियम नामक तमिल साहित्य की रचना किया था। इस संगम में 59 राजाओं ने हिस्सा लिया था। तो द्वितीय संगम में कितने राजाओं ने हिस्सा लिया था, तो 59 राजाओं ने भाग लिया था। तीसरा है तृतीय संगम, इसकी अध्यक्षता जो था नक्कियर ने किया। किसने किया, नक्कियर ने किया था और इसमें 49 राजाओं ने हिस्सा लिया। इस संगम में लिखे गए साहित्य का कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। नोट में पहला बताया गया है कि तीनों ही सम्मेलन तमिलनाडु में किए गए थे। ठीक है, और नोट 2 में बताया गया है कि अगस्त ऋषि जो कि काशी बनारस के रहने वाले थे। तो अगस्त ऋषि कहाँ के रहने वाले थे, काशी के रहने वाले थे, जो तमिलनाडु में बस गए थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तो अगस्त ऋषि को क्या माना जाता है, तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों को सही संरक्षण प्रदान किया गया है। तो पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों को सही संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ना है संगम काल के राज्य। संगम काल के राज्य, तो संगम काल में कौन कौन से राज्य थे उनके बारे में पढ़ना है। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राजाओं का उदय हुआ। कितने राजाओं का, 3 राजा। पहला चेर, दूसरा पांड्य और तीसरा चोल राजाओं का उदय हुआ था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चेर वंश के बारे में पढ़ना है। तो चलिए चेर वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था। तो संगम काल में सबसे जो प्राचीन वंश था चेर था, जबकि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेर का अर्थ क्या होता है, पर्वतीय देश। नेक्स्ट है ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेर पद भी कहा गया है। तो देखिए ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ में चेर को चेर पद भी कहा गया है। नेक्स्ट है अशोक के द्वितीय शिलालेख में इन्हें केरल पुत्र भी कहा गया है।
तो चेर को क्या कहा गया है? अशोक के द्वितीय शिलालेख में केरल पुत्र भी कहा गया है। नेक्स्ट है इनका क्षेत्र केरल जो कि मालाबार में था। तो देखिए चेर का जो क्षेत्र था कहाँ था? केरल, उसे मालाबार भी कहा जाता था, वही क्षेत्र था चेर लोगों का। नेक्स्ट है यह केरल का प्राचीन नाम है। तो मालाबार जो था जो केरल का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो राजधानी थी बंजी या करूर थी। तो चेरों का जो राजधानी था कहाँ था? बंजी या करूर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनका राज्य चिन्ह धनुष था। तो चेरों का जो राजकीय चिन्ह था धनुष था। इस वंश का प्रमुख बंदरगाह मुजरिस था। मुजरिस या रोमन व्यापार का केंद्र था। जो मुजरिस था रोमन व्यापार का केंद्र था। नेक्स्ट है चेर वंश का प्रथम शासक उदाइन जरेल था। तो देखिए चेर वंश का प्रथम जो शासक था उदीन जरेल था, ठीक है। नेक्स्ट है उदाइन जरेल ने महाभारत युद्ध के सैनिकों को भोज करवाया था। तो देखिए उदाइन जरेल जो था महाभारत युद्ध के सैनिकों को भी भोज करवाया था। नेक्स्ट है अगला शासक सेनगुट्टवन था। कौन था? सेनगुट्टवन था। इसे लाल चेर भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि लाल चेर किन्हें कहा जाता है? तो सेनगुट्टवन को कहा जाता है। नेक्स्ट है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ सेनगुट्टवन। तो इस वंश का चेर वंश का सबसे जो प्रतापी शासक हुआ कौन हुआ? सेनगुट्टवन था। नेक्स्ट है सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा यानी कन्नगी पूजा प्रारंभ किया। तो सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा, इस पूजा में उन्हें श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया था। तो सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया और इस पूजा में इसने श्रीलंका तथा पड़ोसी राजाओं को भी आमंत्रित किया था। इस वंश का अगला शासक जो हुआ अधिगमना था। तो देखिए इसका जो है चेर वंश का जो सेनगुट्टवन वंश का जो अगला शासक बना कौन बना? अधिगमन बना, जिसने गन्ने की खेती प्रारंभ की। नेक्स्ट है चेर वंश का अंतिम जो शासक था वो था कुडक्कय्यल जरेल था। कौन था? कुडक्कय्यल जरेल, जिसे हाथी की आंख वाला कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? कुडक्कय्यल जरेल को हाथी का आंख वाला कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि इसी शासक के समय पेरून जरेल और पिरपोई विद्वानों का संरक्षण था। देखिए इसी शासक के समय पेरून जरेल पिरपोरोई विद्वान का संरक्षण भी ये थे। नेक्स्ट है दूसरी सदी के अंत में 190 ईस्वी के चेर वंश जो था वो समाप्त हो गया। तो देखिए दूसरी सदी के अंत में यानी 190 ईस्वी में चेर वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसके बाद आता है हम लोग पढ़ेंगे पांडे वंश। कौन सा पढ़ेंगे? पांडे वंश। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि इसका अर्थ, पांडे का अर्थ होता है प्राचीन देश। क्या होता है? प्राचीन देश। इसकी राज्य भाषा थी तमिल थी। पांडे लोग को क्या राजकीय भाषा क्या था? तमिल। यह मात्र सत्तात्मक था। तो पांडे वंश जो था क्या था? मात्र सत्तात्मक था तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांडे राजाओं ने ही 3 संगम का आयोजन किया था। तो देखिए पांडे राजाओं ने ही तीनों संगम का आयोजन किया था। पांडे वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पांडे वंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिण भाग में था। तो पांडे वंश का जो क्षेत्र था तमिलनाडु के दक्षिण भाग में था और इसकी जो राजधानी था मदुरै था। कहाँ था? मदुरै। नेक्स्ट है इनका जो राजकीय चिन्ह था मछली या कर्प। मछली को क्या कहा जाता था? कर्प भी कहा जाता था। पांडे वंश का प्रथम जो शासक था नोडियन था। पांडे वंश का प्रथम शासक नोडियन था। नोडियन इसने समुद्र पूजा प्रारंभ किया। तो देखिए पांडे वंश जो नोडियन था, पांडे वंश का जो शासक नोडियन था वो समुद्र पूजा भी प्रारंभ की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था नेडुजेलियन था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इसने 290 ईस्वी में हुए तलैया लंगानाम के युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं को एक साथ पराजित किया था।
नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम जो शासक था नल्ली कावोडन था, नल्ली कावोडन या मारवावर्मन राजसिम्हा, मारवावर्मन राजा सिम्हा तृतीय था। ठीक है, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, नली कोडवन या मारवावर्मन राजसिम्हा तृतीय था। 5वीं सदी के आते आते पांड्य वंश अस्तित्व विहीन हो गया। तो देखिए 5वीं सदी आते आते पांड्य वंश जो था क्या हुआ, अस्तित्व विहीन हो गया और पांड्य वंश के राजाओं का रोम के राजा से अच्छा संबंध था। तो पांड्य वंश के जो राजा थे उसे रोम के साथ इनका अच्छा संबंध था। नेक्स्ट है, इन्होंने अपने दूत रोम के राजा अगस्टस के दरबार में भेजा था। इन्होंने अपना जो दूत था रोम के राजा अगस्टस के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै को त्योहारों का शहर कहते हैं। पांड्य वंश की जो राजधानी मदुरै है उसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ का मीनाक्षी जो मंदिर है विश्व प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख, महाभारत, रामायण में इस वंश की जानकारी मिलती है। तो अशोक के शिलालेख में भी महाभारत, रामायण से भी इस वंश की जानकारी हमें मिलता है। मेगास्थनीज ने इस वंश को मबरा नाम से वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने इस वंश को किस नाम से वर्णन किया है, तो मबरा के नाम से वर्णन किया है। नेक्स्ट है, श्री वल्लभ अपने शासनकाल में कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करवाई थी तथा इसके निर्माण में ईंट और ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था। तो श्रीमारा और श्री वल्लभा अपने शासनकाल में कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू किया तथा उनके निर्माण में ईंट और ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, मारवर्मन और राजसिम्हा तृतीय एक ऐसा पांड्य शासक था जिसने कुटुम्बुलर में तंजावुर के चोल राजा का विरोध किया था। तो मारवर्मन और राजसिम्हा तृतीय एक ऐसा पांड्य शासक था जिसने कुटुम्बुलर में तंजावुर के चोल राजा का विरोध किया था। नेक्स्ट है, शिल्पादिकर्म पुस्तक के नेदुंजेलियन प्रथम का वर्णन मिलता है और यह पुस्तक तमिल साहित्य के प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है। तो शिल्पादिकर्म पुस्तक में नेदुंजेलियन प्रथम का वर्णन मिलता है और यह पुस्तक तमिल साहित्य के प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पढ़ना है चोल वंश के बारे में। तो यहाँ पे पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है नया देश होता है। चोल वंश का अर्थ क्या होता है, नया देश होता है। नेक्स्ट है, इसके बारे में प्रथम जानकारी हमें पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। तो चोल वंश की जो जानकारी हमें मिलती है सबसे पहले पाणिनि की जो रचना किया गया है अष्टाध्यायी उससे हमें मिलती है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। चोल साम्राज्य था तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था और इसकी जो प्रथम राजधानी थी उराई उरू था। कहाँ था, उराई उरू था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि इसकी मुख्य राजधानी जो था तंजौर जो कि तमिलनाडु में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस वंश की दूसरी राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में बनाई गई थी। और इसका जो दूसरी राजधानी थी कहाँ था, कांचीपुरम तमिलनाडु में बनाया गया था। इनका राजकीय चिन्ह जो था बाघ था। नेक्स्ट है, उराई उर सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप की केचुले यानी पोवक से भी पतले होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था कि जितने की क्षेत्र पर एक हाथी सोता था। देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पूरा इसको एक बार पढ़ना है। देखिए चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था, जितने के क्षेत्र में एक हाथी सोता था उतने ही क्षेत्र पर उतना अनाज उगाया जा सकता था। एक वर्ष तक 7 लोगों का पेट भरा जा सकता था। तो ये कहावत है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। चोल वंश का पहला जो शासक था कौन था, उर्वा हप्पेरे था। तो चोल वंश का जो पहला शासक था कौन था, उर्वा हप्पेरे था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक जो था कारिकल था। कौन था, कारिकल था। इसने श्रीलंका जीत लिया और वहां से 12,000
द्वारा लाया और कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनाया। तो देखिए इस वंश का जो सबसे यानी ये जो चोल वंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ कारिकल था। इसने श्रीलंका जीत लिया और वहाँ से 12,000 द्वार यानी गेट लाया और कावेरी नदी पर क्या बनाया, 160 मीटर लंबा बांध बनाया था। नेक्स्ट है, यह भारत का पहला बांध है। यह भारत का क्या था, पहला बांध था। इसे ग्रांड बांध भी कहा जाता है, इसे ग्रांड बांध कहते हैं। कारिकल ने पुहारा नामक बंदरगाह बनाया जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। तो कारिकल ने पुहारा नामक बंदरगाह बनाया जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। नेक्स्ट है, एलोरा तथा पेरुनर किल्ली अन्य शासक थे। देखिए एलोरा तथा पेरुनर किल्ली एक अन्य भी शासक थे इस वंश का। चोल वंश 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। देखिए चोल जो वंश जो था 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। 8वीं सदी में पुनः चोलों का क्या हुआ, फिर से उदय हुआ। फिर यहाँ पे बताया गया है कि संगमकालीन आर्थिक जीवन। अब यहाँ से पढ़ना है संगमकालीन आर्थिक जीवन कैसा था। तो देखिए संगम काल सूती वस्त्र, मसाला, मोती, कृषि और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। इस समय के सूती वस्त्र पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, उसके बाद है संगमकालीन व्यापार। तो संगम काल में व्यापार के बारे में बताया जा रहा है कि संगम काल में रोम से सर्वाधिक व्यापार होते थे और तमिलनाडु के अरिकमेडु यानी पांडुचेरी से रोम का सर्वाधिक व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट है संगमकालीन जाति व्यवस्था। संगम काल में उत्तर भारत के विपरीत जाति व्यवस्था थी। देखिए संगम काल में उत्तर भारत के विपरीत यहाँ जो था जाति व्यवस्था थी। यहाँ सामंत तथा दास में समाज बटा हुआ था। यहाँ वर्ण व्यवस्था या ऊंच नीच की जाति व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए यहाँ जो था वर्ण व्यवस्था या ऊंची नीची जाति व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट है संगमकालीन धार्मिक जीवन। संगम काल में सबसे जो प्रमुख देवता था मुरुगन था। कौन था, मुरुगन था, जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे प्रमुख देवता जो था कार्तिकेय था, जो कि गणेश जी के भाई है। ठीक है, ये प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट है संगमकालीन बंदरगाह। संगम काल में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे। तो संगम काल के तीनों ही वंश के पास अपने अपने बंदरगाह था। तो सबसे पहला है चेर बंदरगाह, जो बंदर चेर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है चोल बंदरगाह, पुहार या उरोई, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। पांडा बंदरगाह, जो कि सलियूर एवं कारोकोई था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है संगमकालीन साहित्य। संगमकालीन साहित्य, पहला जो यहाँ पॉइंट बताया गया है कि संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए हैं। संगम साहित्य जो था तमिल भाषा में लिखा गया था। इन्हें तमिल या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। सबसे पहला है तोलाकपियर। तोलाकपियर, इसका संबंध जो है व्यापार से है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है तिरुककुरला या कुराल, जो कि इसमें तमिल साहित्य का बाइबिल या एंजिल कहते हैं। ठीक है, तो कुरला को क्या कहा जाता है, इसे तमिल साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है या एंजिल भी कहते हैं। जीवक चिंतामणि, इसका जो संबंध है जैन धर्म से है और इसकी जो रचना है तिरुक्का देवर ने किया है। जिसकी रचना किसने किया, तिरुक्का देवर है। ठीक है, नेक्स्ट है शिल्पादिकरम, इसका संबंध जैन धर्म से है और इसमें नुपुर या पायल की कहानी है और इसे तमिल काव्य का इलियट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि राजा कोवलन अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी के प्रेम में फंस जाता है और अपने धन को लुटाने के बाद उसे पश्चाताप होता है और अपनी पत्नी के पास लौटता है। उसकी पत्नी
कनगी ने उसे अपना एक पायल दिया और जिसे बेचकर वे मदुरै में व्यापार प्रारंभ किया, किंतु कोवलन पर मदुरै की रानी की पायल चुराने का आरोप लगा दिया गया और उसे फांसी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, कोवलन की पत्नी कनगी ने श्राप दिया जिससे मदुरै शहर नष्ट हो गया। पांचवा जो है मणि मेखले, इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है और इसे कोवलन तथा माधवी से उत्पन्न संतान मणि मेखलन की चर्चा है, जिसे अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसकी रचना शीतलय सतनारा द्वारा किया गया था। इसे तमिल काव्य की ओडिसी भी कहा जाता है। इसे तमिल काव्य का ओडिसी भी कहा जाता है। तो ये रहा पूरा, आप पढ़ चुके हैं दक्षिण भारत का जो था यहाँ पे चेर, पांडव और चोल वंश के बारे में। अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वाकटक वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।